वेलकम एवरीवन टू प्लस माइनस। आज की क्लास में हम अगेन बात करेंगे टॉप 15 मिक्स्ड क्वेश्चंस की। ये डे 2 है आज। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो टीजीटी सीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड करे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में जो डीओई ने ऑफिशियली रिलीज़ किया है उसके अंदर टॉपिक्स, जो न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, उसमें जो पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस के साथ उनका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको बता दूँगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्टैक से है। आप जानते हो स्टैक क्या है? स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइनर, बट इट इज़ नॉट लाइनर, इट इज़ लीनियर। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में स्टोर होंगे। आप जानते हो इसके अंदर क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। मतलब जो एलिमेंट लास्ट में आएगा वो पहले पॉप होगा, पहले डिलीट होगा। इंसर्शन और डिलीशन यहाँ पर एक एंड से होता है, जैसे हम टॉप बोलते हैं। और लीफो क्यों बोलते हैं? बिकॉज द लास्ट एलिमेंट विच इज़ एडेड टू द स्टैक इज़ द फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, अब ये स्टैक है एक, इसमें टॉप है LMNOPQ। ठीक है, टॉप पे अभी क्या रखा हुआ है? L। हालांकि बॉटम ये सिर्फ दिखाने के लिए दिया हुआ है। बॉटम हम जनरली स्टैक में बनाते नहीं हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया कि सबसे नीचे ये वाला एलिमेंट है और सबसे ऊपर L है, सबसे लास्ट में L को डाला गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं। रीड द अबव पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी एट द टॉप इन द स्टैक आफ्टर रिमूविंग 3 आइटम्स। अगर मैं 3 आइटम्स को रिमूव कर देती हूँ उसके बाद टॉप ऑफ द आइटम कौन सा होगा? टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन सा आइटम होगा? तो ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर मैं इसे पॉप करती हूँ, पहली बार मैंने अगर पहली बार पॉप किया तो ये L निकल जाएगा बाहर। ठीक है, स्टैक में क्या बचेगा? QPONM फर्स्ट टाइम पे। जब मैंने दूसरी बार पॉप किया, आप देखो मैंने इस बार आंसर्स को हाइड कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। सेकेंड टाइम जब हम पॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो M है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, इस वक्त टॉप क्या हो गया था? ये हो गया था टॉप मोस्ट एलिमेंट। अब टॉप मोस्ट एलिमेंट से ही इंसर्शन होता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट से ही डिलीशन होता है। तो अब M हट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा QPO और N। और टॉप की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी, टॉप की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? N। जब थर्ड टाइम हम फिर से करेंगे क्या? हम फिर से यहाँ पे पॉप करेंगे तो क्या होगा? अब की बार हमारा N यहाँ पे हट जाएगा, N डिलीट हो जाएगा यहाँ से, और हमारा जो टॉप है वो क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। तो आपको दिखाई दिया, हमने L को रिमूव किया, हमने M को रिमूव किया, हमने N को रिमूव किया। टॉप 3 एलिमेंट्स हम रिमूव कर चुके हैं, तो आंसर्स का क्या होने वाला है? O होने वाला है। हालांकि ये करने की ज़रूरत थी नहीं ऐसे, लेकिन मैंने समझाने के पर्पज़ से किया है। यहाँ से आपको समझ में वैसे भी आ रहा है कि अगर हम फर्स्ट 3 एलिमेंट हटाएंगे तो जो बचा है यहाँ पे वही टॉप पे होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपका रहेगा। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये ग्रीन हो रखा है, तो अंडरस्टूड है कि ये आपका क्या है? यही आपका आंसर है एक्चुअली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एक्चुअल डिस्प्ले इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक्चुअल डिस्प्ले कौन सी होगी? DPU कुछ नहीं होता, VRAM भी कुछ नहीं होता, GPU आपका होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका बेसिकली ग्राफिक कार्ड्स होता है, जो ग्राफिक कार्ड हमारा गेम पर्पज़ के लिए या जो बेस्ट ग्राफिक्स दिखाने के लिए यूज़ में आता है। तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका डिस्प्ले हो इन में से A, C और D में से, लेकिन जो B ऑप्शन है CRT हमने पढ़ा भी है अभी कंप्यूटर ग्राफिक्स की क्लास में कि ये कैथोड रे ट्यूब पर बेस्ड डिस्प्ले आती थी पहले के टाइम पे। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। हालांकि आज के टाइम पे तो ये इतना यूज़ में नहीं है, लेकिन जो हमारे अर्ली टेलीविजन्स थे या जो अर्ली हमारे कंप्यूटर स्क्रीन्स थी उसमें हम इसी का इस्तेमाल करते थे। या फिर एक होता है OCR, फिज़िक्स लैब में यूज़ करते हैं ऑसिलोस्कोप, उसमें भी CRT डिस्प्ले मॉनिटर्स का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है, ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द
ट्रुथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो पाइथन से क्वेश्चन आया हुआ है टपल। टपल क्या होता है? टपल आपका एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, और ये इम्यूटेबल होता है, मतलब वी कैन नॉट चेंज द वैल्यूज़ या वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स वंस टपल इज़ क्रिएटेड। ठीक है, इम्यूटेबल है। तो अब यहाँ पे एक टपल है कोर्स नाम से, इसमें LMNO दिया हुआ है, इसमें 4 एलिमेंट्स है। हालांकि टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाले राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ये टपल हो गया, ये लिस्ट हो गया, और डिक्शनरी के लिए हम लगाते हैं करली ब्रेसेस। ठीक है, डिक्शनरी। लेकिन अगर हमने कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाया और सिंपल कोर्स इक्वल्स टू ऐसे लिखा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टप्पल ही माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कोर्स LMNO दिया हुआ है, तो ये क्या टप्पल है? बिल्कुल ये एक टप्पल ही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। टू एक्सप्लिसिटली रिमूव द इंटायर टपल। देखो हम टपल के एलिमेंट्स को तो रिमूव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये इम्यूटेबल है। वी कैन नॉट चेंज और रिमूव एनी एलिमेंट ऑफ टपल, बट वी कैन रिमूव द इंटायर टपल। तो टपल को रिमूव करने के लिए ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं क्या? नो। टपल को परमानेंटली रिमूव करने के लिए हम डेल का इस्तेमाल करते हैं, डेल स्टेटमेंट का। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं फटाफट से इसको, ताकि आपको याद भी रहे। तो मैं मेरे पास IDLE है पाइथन के लिए, पाइथन का इंटरप्रेटर, फटाफट से चलाते हैं। यहाँ हम एक टपल बना लेते हैं, LMNO दिया हुआ है हमें। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिएगा। कोर्स नाम से मैंने एक टपल बनाई है, LMNOP। ठीक है, अब अगर मैं इसे प्रिंट करती हूँ, प्रिंट टाइप कोर्स, देखो टपल आ रहा है इसका टाइप भी। हालांकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए, सर्कुलर ब्रैकेट्स, लेकिन स्टिल टपल टाइप ही आ रहा है। और अगर आप चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट कैसे करेंगे हम? प्रिंट, वो एक एरर इग्नोर करो, वो ऐसी आ गई है। ठीक है, तो ओहो शिट, प्रिंट करना है। तो ये कोर्स को प्रिंट भी कर देगा। ठीक है, अब मुझे इस टपल को पूरा डिलीट करना है, तो मैं क्या, क्वेश्चन में बोला है ड्रॉप से कर दो, तो ड्रॉप, और टपल का नाम क्या है? कोर्स। तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगी। वो एरर क्या है? वो एरर ये है कि इनकम्प्लीट इनपुट है ये। ठीक है, या अगर मैं ड्रॉप लगाने के बाद ऐसे भी कोर्स लगा रही हूँ तो भी ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप कोई भी आपका स्टेटमेंट नहीं है टपल को डिलीट करने के लिए। तो इसके लिए आप क्या लगाओगे? डेल लगाओ। डेल लगाने के बाद अब यहाँ पे लिख दो टपल का नाम। अब आपकी टपल हो गई डिलीट। अगर आप दोबारा से इसे प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पे आ जाएगा कोर्सेज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये आपकी हो चुकी है परमानेंटली डिलीट। तो डेल स्टेटमेंट से हमारी टपल कंप्लीटली परमानेंटली डिलीट हो जाती है, ना कि ड्रॉप से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वो देखते हैं क्या बनेगा। फर्स्ट तो आपकी ट्रू है, सेकंड हमारी फॉल्स है। यहाँ पे ड्रॉप ना होके क्या हो जाएगा? डेल होगा। तो फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। तो यहाँ पे देख लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैसे कि पहला दिया हुआ है, अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछता है IEEE। अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटायर सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। देखो, जो कंपाइलर है, कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में। लेकिन ये कंपाइलर
सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट तो करता है लेकिन लाइन बाय लाइन नहीं करता, इन अ वन गो करता है। इंटायर सोर्स कोड को एक ही बारी में इन अ वन गो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लाइन बाय लाइन जो ट्रांसलेटर करता है वो है इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर इसका होना था आंसर, ना कि कंपाइलर। लाइन बाय लाइन करता है इंटरप्रेटर, और इन अ वन गो, इन अ वन गो मतलब एक ही बारी में पूरे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है वो मशीन कोड में, और सारी एरर्स, सिंटेक्स एरर जितनी भी होती है आपके प्रोग्राम में, वो एक ही बारी में डिस्प्ले कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है तो लाइन बाय लाइन ही एरर्स को दिखाता है। तो कंपाइलर का पेयर ये होता है। इसका मतलब फर्स्ट तो आपका डेफिनेटली क्या है, फॉल्स है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इनमें से कोई एक आंसर होने वाला है हमारा, ठीक है। देखते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिस्टम विजिबल टू अ प्रोग्रामर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब होता है वो एट्रीब्यूट्स जो प्रोग्रामर के विजिबल है। बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रोग्रामर के लिए होते हैं, ठीक है, ये प्रोग्रामर के लिए होते हैं, इसका यूज़र से कोई मतलब नहीं होता। तो ये ट्रू है। आर्किटेक्चर कैसा है, 64 बिट है या 32 बिट है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। द रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ये COA में हम पढ़ते हैं, रिस्क जिसे हम बोलते हैं, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। इसमें होता क्या है, इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन के लिए जो साइकिल है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, उसके उस साइकिल को छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इंक्रीज़ करते हैं लेकिन पर इंस्ट्रक्शन साइकिल को रिड्यूस करते हैं ताकि CPU की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर जाए। तो ये रिस्क होता है। जबकि सिस इसका जबकि जो सिस्क है वो इसका उल्टा होता है। उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कम करते हैं और पर इंस्ट्रक्शन साइकिल को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो वहाँ पे CPU की परफॉर्मेंस डाउन ही हो जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया, ये भी ट्रू है बिल्कुल। All the arithmetic and logical processing is performed by the ALU under the supervision of a control unit। बिल्कुल ठीक बात है भाई। CPU के जो दो मेन पार्ट्स हैं, क्या क्या होते हैं, ALU और आपका CU, है ना। ALU और CU, और दोनों ही मेन पार्ट्स जो हैं उनका मेन काम आपको पता होना चाहिए। एक है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थमेटिकल साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट सभी यूनिट्स को सुपरवाइज करती है, एक मैनेजर की तरह एक्ट करती है। ये खुद कोई ऐसा काम नहीं करती लेकिन सभी यूनिट्स को मैनेज करती है। इसका मतलब लास्ट वाला भी ट्रू है। तो फर्स्ट वाला फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स होते हैं, जैसे ऑन, माउस क्लिक, है ना, इस तरीके से बहुत सारे आपके इवेंट होते हैं, ऑन की प्रेस, इस तरीके से। तो ये होते क्यों हैं, प्रोवाइड्स अ डायनेमिक इंटरफेस टू अ वेब पेज या प्रोवाइड्स अ स्टैटिक इंटरफेस टू अ वेब पेज। देखो HTML तो ऑलरेडी स्टैटिक होता ही है, और HTML से बनी वेबसाइट में अगर हमें डायनेमिक कुछ भी कंटेंट डालना है तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने माउस क्लिक किया तो कुछ पर्टिकुलर इवेंट अकर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इन सब के लिए जावास्क्रिप्ट के पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं प्री डिफाइंड। तो ये आपके पेज में डायनेमिक कंटेंट को इंट्रोड्यूस करता है, स्टैटिक नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो इसका मतलब ओनली 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर ऑफ इनहेरिटेंस इन ओप्स। इनहेरिटेंस आप जानते हो एक फीचर है ओप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके अंदर इनहेरिटेंस मतलब, इसके अंदर क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब ही क्या होता है, हायरार्की यहाँ पे बनती है ना। पेरेंट क्लास होती है और चाइल्ड क्लास होती है, जैसे हम बोलते हैं सुपर क्लास और सब क्लास, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसको हम बनाते क्यों हैं, ताकि हम अपना सेम ही कोड बार बार रीयूज़ कर सकें। तो कोड की रीयूजिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। आपको सेम फंक्शन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सुपर क्लास में बनाया है तो वो सब क्लास में अपने आप इनहेरिट होकर आ ही जाएगा, है ना, अगर वो उसके प्रोटेक्टेड या पब्लिक सेक्शन में है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्या क्या है,
इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड हायरार्की को इंट्रोड्यूस करना अपने प्रोग्राम में। सब क्लास होता है चाइल्ड क्लास, सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास, और रियूजिबिलिटी के लिए ऐसे करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये अलग चीज़ है, ये तो पॉलीमॉर्फिज्म का हिस्सा हो गया ना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ पे नहीं आएगा। और वर्चुअल फंक्शन तो आपका क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो आपका क्या होता है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। और जो आपका वर्चुअल फंक्शन है वो आपका डायनेमिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, फोर्थ नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके ट्रू हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देख लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग की लिमिटेशंस पूछिए क्या है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे बिना किसी फिजिकल लिंक के कोई डेटा का ट्रांसफ़र करना है, वेदर इट इज़ अ पिक्चर, इट इज़ अ टेक्स्ट और वॉइस, तो उसे हम बोलेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग। अब जो डिवाइस है वो कोई टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, कोई नोड भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनी कंप्यूटर ऑल्सो। तो अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशन या कुछ डिसएडवांटेज होते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग की, वो क्या है। पहला, डिवाइस की मोबिलिटी, दूसरा पावर कंजम्पशन, तीसरा ह्यूमन इंटरफेस विद डिवाइस, चौथा दिया हुआ है रेंज एंड बैंडविड्थ, एंड देन ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस, देन वायरलेस कनेक्टिविटी। देखो वायरलेस कनेक्टिविटी की तो इसका एडवांटेज है कि बिना किसी फिजिकल लिंक के डेटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस, ये तो एडवांटेज है। डिवाइस की मोबिलिटी ये भी इसकी एक क्या है, एडवांटेज है ना। जैसे मान लीजिए मैं किसी अपने किसी नोन को कुछ डेटा सेंड कर रही हूँ, वेदर वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनका डिवाइस भी मोबिलिटी में है, डिवाइस भी ट्रैवल कर रहा है, तो भी डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो डिवाइस अगर मूव कर रहा है तब भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन पावर कंजम्पशन ज़रूर से होगा। अगर दो मोबाइल को आपस में बातचीत करनी है तो दोनों मोबाइल चार्ज होने चाहिए, उनके लिए पावर चाहिए, तो पावर कंजम्पशन एक लिमिटेशन है डेफिनेटली। ह्यूमन अगर इंटरफेस नहीं करेगा तो डिवाइस काम नहीं कर पाएगा, ह्यूमन की इंटरेक्शन चाहिए, ये भी एक लिमिटेशन नहीं मानी जाएगी। अपने आप तो कंप्यूटिंग नहीं हो पा रही ना, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है। रेंज एंड बैंडविड्थ मोबाइल कंप्यूटिंग की लेस होती है एज़ कम्पेयर टू आपके अदर नेटवर्क्स, ठीक है। इनकी जो रेंज होती है वो कम होती है, एक लिमिटेशन तक ही होती है, यहाँ पे हाई स्पीड डेटा नहीं होता आपके पास। ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस, बिल्कुल अगर वायरलेस है तो ट्रांसमिशन करने में इंटरफेरेंस आता है, इसलिए कई बार हम जब कॉल करते हैं तो नेटवर्क का ग्लिच भी आ जाता है। कई बार हम मैसेज सेंड करते हैं तो मैसेज लेट जाते हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क इंटरफेरेंसेस, डिस्टर्बेंस होती है नेटवर्क के अंदर। तो ये सब क्या है, इसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये लिमिटेशन है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर बन गया, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट तो इसकी एडवांटेज है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसके आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स ट्रुथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। SSID, सर्विस सेट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। ये क्या होता है, देखो सर्विस सेट आइडेंटिफायर या आइडेंटिफिकेशन एक ही बात है। ये बेसिकली एक यूनिक नेम होता है आपके वाईफाई नेटवर्क का। जब भी आप अपने घर में वाईफाई लगाओगे उसका जो भी नाम होगा ना, यूनिक नेम, वो आपका होता है। नेटवर्क का नाम ही बेसिकली SSID कहलाता है, ठीक है। तो नेटवर्क का नाम क्या होता है, ऑब्वियसली यूनिक होगा। उसी से तो मैं अपने वायरलेस नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, है ना। अगर मुझे किसी डिवाइस को अपने नियर बाय वाईफाई से कनेक्ट करना है तो वो उसके नाम से ही तो आइडेंटिफाई करेगा उसे, तो उसी को हम बोलते हैं SSID। अब अगर हम बात करें SSID तो डेफिनेटली ये केस सेंसिटिव होता है। जैसे मान लीजिए किसी का वाईफाई का नेटवर्क का नाम है होम, HOME, H कैपिटल है, और किसी का HOME में H स्मॉल है, तो दोनों अलग अलग नेटवर्क्स माने जाएंगे, अलग अलग SSID है, वो दोनों केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब अगर बात करें लेंथ, कितने लेंथ के हम साइज़, मतलब कितना लेंथ का हम नाम यहाँ पे रख सकते हैं, जो नेम है नेटवर्क का वो कितने लेंथ का हो सकता है, तो वो 32 बाइट्स या फिर 32 करेक्टर्स तक के आप लेंथ रख सकते हो। 2000 बाइट इसका आंसर गलत हो जाएगा। 32 बाइट्स या फिर एक्चुअली में 1 बाइट इक्वल्स टू 1 करेक्टर ही होता है, तो 32 करेक्टर्स भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो SSID एक ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट है विद अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 32 बाइट्स।
ये होता क्यों है, ये एक एक्ट एज अ शेयर्ड आइडेंटिफायर बिटवीन द एक्सेस पॉइंट्स एंड द क्लाइंट्स। बिल्कुल ठीक बात है, शेयर होता है ये एक्सेस पॉइंट और क्लाइंट्स जो इसे यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो फॉल्स है, सेकंड आपका ट्रू हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि मैनेजमेंट करने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए बनाया गया है, MIS। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन वेबसाइट की, तो एजुकेशन वेबसाइट पे जिसका नाम है एडुडेल, जहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा आफ्टर सिलेक्शन, तो वहाँ पर क्या होगा, MIS बनाया वो। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे हम सभी स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्लास के हो। अगर हम हर स्कूल की बात करें तो हर स्कूल के पास अपना खुद का लॉगिन आईडी होता है, जिससे वो अपने स्कूल के सभी बच्चों को MIS के ऊपर क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कर सकते हैं उनको डिलीट, ऐड, रिट्रीव, उनका SLC वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो अब MIS के अंदर हार्डवेयर चाहिए, बिल्कुल चलेगा कहाँ पर, सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर तो है ही, पीपल और डेटा, ये सभी चाहिए बेसिकली। पीपल के लिए ये बनाया गया है और डेटा इसके अंदर रहता है, सभी इसकी क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो ऑप्शन नंबर लास्ट है। बनाया किसके लिए, पीपल के लिए, तो हमने MIS बनाया जो यूज़ करेंगे, और डेटा इसके अंदर ऑलरेडी रहता है जिसको हम यूज़ करके मैनेज करते हैं। सॉफ्टवेयर ये होता है और हार्डवेयर पे चलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की ड्राइवर ऑफ ई बिजनेस। ई मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक, जैसे की इम्पॉर्टेंट ड्राइवर नहीं है, नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। भाई मुझे अगर ऑनलाइन कुछ काम करना है तो मुझे स्किल्ड और कमिटेड वर्कफोर्स चाहिए जो काम करने वाली हो, जो काम करना चाहती हूँ। मुझे कस्टमर्स के साथ अपने लिंक बनाने पड़ेंगे, तो मुझे कस्टमर चाहिए, मुझे सप्लायर चाहिए जिनके साथ मैं जिनका सामान बेसिकली मैं बेचूंगी अपने बिजनेस के अंदर, सप्लायर भी तो होना चाहिए। मान लीजिए मैं एक ई-कॉमर्स कंपनी हूँ, तो मुझे वेयर हाउस चाहिए जिसके अंदर सामान हो जिसको मैं ऑनलाइन सेल कर पाऊँ अपने कस्टमर्स को। कमर्शियल बेनिफिट, बिल्कुल ये तो चाहिए ही चाहिए, कमर्शियल बेनिफिट नहीं होगा तो फिर मैं कैसे आगे अर्न करूँगी प्रॉफिट। सप्लीमेंट्री वर्कफोर्स, मतलब ऐसी वर्कफोर्स जो सप्लीमेंट्री है, जो अलग से रखी हुई है हमने, कि अगर मेरे ये वाले वर्कफोर्स काम नहीं करेंगे तो मैं उनसे काम करा लूँगी। हालांकि ये एक एडिशनल फीचर है, ये अगर नहीं भी होंगे तब भी मेरा काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई हाउसमेड है, वो काम कर रही है, तो क्या हम अलग से भी एक हाउसमेड रखते हैं कि भाई अगर ये नहीं आई तो वो आ जाएगी? ऐसा बहुत कम केस में होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो हाउसमेड नहीं आई तो हम खुद भी काम कर सकते हैं, हम कोई और काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर का काम रुकेगा नहीं उस हाउसमेड के ना आने से, है ना। इसका मतलब कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे सप्लीमेंट्री चाहिए ही चाहिए, वो नहीं आई तो मेरा काम ही नहीं हो पाएगा, सप्लीमेंट्री अवेलेबल होना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास वर्क फोर्स है, हाँ कभी कभी आपके एम्प्लॉयज़ छुट्टी भी मार सकते हैं, उनको अपना काम भी हो सकता है, तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन सप्लीमेंट्री वर्क फोर्स होगा तभी मेरा बिजनेस चलेगा, ये मैंडेटरी नहीं है। तो इसके लिए ये सब मैंडेटरी है कि ये ड्राइवर स्टार्ट करने के लिए मुझे बिज़नेस को सप्लीमेंट्री वर्क फोर्स नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज़, हाँ आगे जाके अगर मेरा बिजनेस एक्सपेंड होता है तो मैं आगे जाके रख भी सकती हूँ सप्लीमेंट्री वर्क फोर्स, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे, ए नहीं सॉरी डी करेक्ट है, डी आपका क्या हो गया, डी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट इज सॉलिड मॉडलिंग, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का टॉपिक है। सॉलिड मॉडलिंग का मतलब होता है जो आपके 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, कंप्लीट, वैलिड और अनएम्बिगुअस होता है। इससे हमारी जो रिप्रेजेंटेशन बन के आती है वो कंप्लीट बनती है, वैलिड है और अनएम्बिगुअस, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है। तो इतना ही पढ़ लीजिए इसके लिए, बाकी ये तो बहुत एक डेप्थ टॉपिक है, इसे करना इस टाइम थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो बस इतना पढ़ लीजिए कि ये जो भी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आती है वो क्या आती है, जो भी 3D ऑब्जेक्ट आपके पास है उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सॉलिड मॉडलिंग की थ्रू कंप्लीट, वैलिड और अनएम्बिगुअस आती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लास is one of the HTML global attributes which specifies one or more class names for an element refers to a class in a style sheet। ठीक बात है, जब हम स्टाइल शीट के अंदर क्या करते हैं, CSS का इस्तेमाल करते हैं, मतलब
CSS यूज़ करते हैं, चाहे इनलाइन हो, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वहाँ पे हम क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं ना, क्लास होती है अलग अलग। तो क्लास डेफिनेटली क्या है, HTML का ग्लोबल एट्रीब्यूट है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये ट्रू है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, बिल्कुल ठीक बात है। ये सर्वर साइड प्रोसेसिंग के लिए काम में आती है, नो, ये क्लाइंट साइड के लिए आती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, ना कि सर्वर साइड। तो ये तो आपका हो गया फॉल्स। CSS describes how HTML elements are to be displayed on the screen, paper or in the other media। ठीक बात है, HTML elements को और बेटर तरीके से डिस्प्ले करने के लिए CSS का इस्तेमाल करते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का। इसमें थोड़ा और अच्छे तरीके से हम अपने वेबसाइट को रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो सेकंड वाला फॉल्स हो गया, तो ये ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मोबाइल एजेंट्स क्या होते हैं। मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। मोबाइल एजेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेबल एजेंट्स, जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, मोबाइल एजेंट्स विद प्री डिफाइंड पाथ और अनडिफाइंड पाथ। मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स आपस में काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो प्रोसेस एक कंप्यूटर पे नहीं चल पाएगा, उसको काफ़ी सारे अलग अलग कंप्यूटर्स की ज़रूरत है टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। अब मान लेते हैं हमारे पास 4 ऐसे कंप्यूटर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद है, ये आपस में कनेक्टेड हैं और ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। अब मान लेते हैं इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, सी और डी। अब इस बी वाले को डी से कम्युनिकेट करना है, डी के पास ऐसे कुछ रिसोर्स है जो डी डिमांड कर रहा है, इसको चाहिए बी से। तो मोबाइल एजेंट जो है वो बी से डी जितने भी आपके नोड्स हैं सबको ट्रैवल करके पहुंच जाएगा और डेस्टिनेशन पे पहुंच के स्टॉप हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेबल एजेंट है जो कि डेस्टिनेशन पे जाके जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्स है उसको वहाँ पे उसकी जो रिक्वेस्ट है फुलफ़िल करके ये डी पाथ फॉलो करता है। एक डिफाइंड पाथ भी हो सकता है, अनडिफाइंड पाथ भी हो सकता है। तो ये आपका मोबाइल एजेंट का मेन काम होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेबल है, मतलब ये मोबाइल है, ट्रांसपोर्ट करता है विद इन द नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ये मोबाइल कंप्यूटिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है, और मल्टी यूज़र का मतलब क्या है। आप देखो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब देखते हैं पहले क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग, या पहले मल्टी यूज़र कर लेते हैं, देख लेते क्या है। 2 और मोर यूज़र अगर एक साथ काम कर रहे हैं किसी प्रोग्राम पे और शेयर कर रहे हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, प्रिंटर्स एट द सेम टाइम, तो वो मल्टी यूज़र है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपका शेयर्ड प्रिंटर है, बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, मल्टीपल यूज़र एक सेम टाइम पे उसे कमांड दे सकते हैं, लेकिन वो 1 बाय 1 ही एग्जीक्यूट करता है आपके सभी कमांड्स को। ठीक है, लेकिन वो शेयर कर रहे हैं सभी सिस्टम्स आपके प्रिंटर को, तो ये मल्टी यूज़र में आएगा। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 1। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, इनमें से कोई एक होने वाला है। अब देखो मल्टी प्रोसेसिंग को देखते हैं क्या बोलते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। तो द कंप्यूटर दैट कैन हैव 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये हो गया आपका क्या, मल्टी प्रोसेसिंग। तो ए का हो गया सेकंड, ए का हो गया सेकंड, सी का हो गया फर्स्ट, ये आपका आंसर है। तो बचा बी मल्टी थ्रेडिंग, मतलब एक प्रोग्राम को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं थ्रेड्स, और ये ताकि आराम से ओएस पे लोड हो जाए। ठीक है, जैसे आपने एक ही खोला आपका ब्राउज़र क्रोम और उसके मल्टीपल टैब्स खोल दिए, तो वो अलग अलग क्या हो गए, थ्रेड्स हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा आपका सी, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल ठीक बात है। जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है वो क्या हो गए, स्केलर हो गए। हमने पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है और हम पढ़ते हैं ऐसे फिजिक्स में भी। फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जैसे कि फोर्स, वो क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है आपकी स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। फोर्स में क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है।
टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट इन अ कपल। बिल्कुल ठीक बात है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो होते हैं अगर एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो वो कपल में ही होते हैं हमेशा, है ना, हमेशा कपल में ही होते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही ट्रू दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर सी है, मैंने लगाया नहीं है, इसका आंसर सी है। तो ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चंस। अब मैंने सोचा है मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए मैं एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ, कल या परसों आपको मिल जाएगी वो वीडियो, जिसके अंदर टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिल जाएगी उन कॉन्सेप्ट से। शॉर्टकट के अंदर हम पढ़ेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग को, शॉर्ट नोट्स होंगे जिससे आप फटाफट से मोबाइल कंप्यूटिंग की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी गई है अभी तक वो हम कवर कर लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह देख लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। ठीक है जी, और साथ में आपकी नेक्स्ट MCQ सीरीज़ भी ज़रूर से आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।